हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का जो NSTSC का पेपर होता है उसमें मैथ्स 25 मार्क्स का 10 क्वेश्चन बायो फिजिक्स केमिस्ट्री और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग के होते हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के लिए जो पेपर होता है उसमें मैथ्स के टोटल 25 और क्रिटिकल थिंकिंग के 5 क्वेश्चन हम देखेंगे। मेरे पास टोटल 9 पेपर्स है, तो ये जो है वो पहले पेपर का वीडियो और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो टोटल 9 वीडियोस आएंगे इसी तरह से, ठीक है, 1 बाय 1। और इसके नीचे प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने ऑलरेडी 10th के 2 वीडियो NSTSC के और क्लास 9 का 1 वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप जाके देख सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स पोर्शन जो 1 से लेके 25 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, √16 + 2√6 + 2√22 + 2√33। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखें तो इन टर्म में से कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये कोई ना कोई आइडेंटिटी हो सकती है, अदरवाइज कॉमन निकलता तो हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे। तो देखो ये √6 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, √3 × √2। उसी तरह से √22 को √11 × √2 और √33 को √11 × √3। तो देखो ये फॉर्म हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, 2AB फिर ये 2BC और 2CA, ठीक है। तो 2AB 2BC 2CA कौन से फॉर्मूले में आता है, A + B + C का होल स्क्वायर। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखो कि ये जो √3 √2 था, यानी कि ये A है और ये B है, तो हम 16 को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि ये ABC में कन्वर्ट हो जाए। 11 + 3 + 2 जो कि कितना हो जाएगा 16, और ये 2AB 2BC 2CA। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + B + C का होल स्क्वायर, जो इस तरह से होगा √11 + √3 + √2 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, √12 - √12 - √12 अप टू इनफाइनाइट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे पहले तो जो रेगुलर तरीका है वो कुछ इस तरह से है, आप उसको x ले लो पूरे टर्म को, दूसरी तरफ दोनों साइड पे स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो ये पूरा टर्म x बन जाएगा, फिर इसको इस तरफ लाओ और सॉल्व करो तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जो स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव में नहीं होता है, तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए जो 3 है, ठीक है। पर हमको इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे जो इस तरह से ये मेथड दिया होता है वैसे। अब देखो इसमें एक ट्रिक है, मैं 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि सेम तरीके से क्वेश्चन ऐसा भी हो तो क्या होता है। ओके, तो जब भी बीच में ऐसे माइनस होता है और एक ही नंबर रिपीट होता है, तो इसकी ट्रिक को अच्छे से समझना। हम ये अंदर जो भी नंबर है उसको मल्टीपल में लिख देंगे, पर कैसे, कंसेक्यूटिव नंबर में। तो 12 के कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई कौन से होते हैं, फैक्टर। 12 तो 2 6 भी होता है, पर 2 के बाद 6 नहीं आता, तो हम ये पैर नहीं लेंगे। हम इसे क्या लिखेंगे, 12 को 3 4 क्योंकि 3 के बाद 4 तो आता है। ऐसे ही टर्म हमें लिखना है शॉर्टकट ट्रिक के लिए, ठीक है। जब भी यहाँ पे माइनस हो तो इसमें आंसर आता है स्मॉलर नंबर, तो इसका आंसर डायरेक्टली निकल के आ जाए, जो यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद मिलता था, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3। अब उसी तरह से इसमें देखो √20 - √20 - √20 अप टू इनफाइनाइट, तो इसके कंसेक्यूटिव में लिखो मल्टीपल। 4 × 5 क्या होता है 20, 10 × 2 भी होता है, पर ये 2 के बाद 10 थोड़ी आता है, नहीं आता, तो ये पैर हम नहीं लिखेंगे। तो 4 × 5 जो है उसमें स्मॉलर नंबर ढूंढेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब अगर इसी तरह से कोई और क्वेश्चन होता, फॉर एग्जाम्पल 12 + √12, यही ले लेते हैं एग्जाम्पल, 12 प्लस अप टू इनफाइनाइट, तो यही लिखेंगे 3 4 और उसमें जो लार्जर नंबर होगा वो आंसर आएगा 4। अगर बीच में प्लस हो तो लार्जर नंबर आंसर आता है, अगर बीच में माइनस हो तो स्मॉलर नंबर आता है। तो इसी तरह से हम 2 to 3 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³ - 3abc, और डिवाइड में ये टर्म दिया हुआ है। अब हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca। ओके, तो इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। ये इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - ca। अब इनमें जो यहाँ पे प्लस है और यहाँ बीच में माइनस है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अगर मैं माइनस निकाल दूँ इसमें से कॉमन, तो ये इस तरह से हो जाएंगे कुछ, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, और प्लस प्लस और प्लस, क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, माइनस, ए की जगह पे हमें लेने को कहा है -5, बी की जगह पे -6
और सी की जगह पे +10, ये -11 हो जाएगा और +10, तो ये -1 आ जाएगा और बाहर एक माइनस ऑलरेडी था, तो हमारा आंसर आ जाएगा +1। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ 2x + 3y = 16 एंड 4x - 2y = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8y का है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो मैं इस टर्म को देखता हूँ, तो सब में 2 2 कॉमन है, तो सबको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2x - y = 2 बन जाएगा, सबको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2x के बराबर वैल्यू क्या आई, 2 + y। तो यही वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में रख देते हैं कि 2x जिसकी वैल्यू हमें कितनी मिली है 2 + y + 3y तो है ही = 16। तो y + 3y 4y हो जाएगा, ये 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 - 2 14, तो y = मिल जाएगा 14/4। अब ये y की वैल्यू मिली हमें पूछिए 8 की, तो 8 हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, तो 4 2 = 8, तो 14 2 = कितना हो जाएगा 28, विच इज़ आवर आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन द गिवन फिगर PQRS इज द पैरेललोग्राम, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो सामने वाली साइड्स जो होती है वो इक्वल हो जाती है, PQ = RS हो जाता है। उसका फॉर्मूला है 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में √x1 - x2² + y1 - y2² करके है, पर हम ये क्वेश्चन सिर्फ कॉमन सेंस से करेंगे, फॉर्मूले से नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ R यहाँ पे है और S यहाँ पे है, y एक्सिस पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे y एक्सिस क्या है 3 है, तो R पे भी y एक्सिस 3 होगा, तो यही 2 ऑप्शन बचे, इसको कट कर दो, ठीक है, फॉर्मूले से नहीं करते, कॉमन सेंस से डायरेक्टली हो जाएगा। अब यहाँ Q है जो कि यहाँ पे 5 होगा, कहीं पे 5 वाला पॉइंट है Q, x कोऑर्डिनेट पे यहाँ कोई भी पॉइंट होगा तो, और R की जो वैल्यू है x एक्सिस पे 5 से आगे है, 5 से आगे कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये 5 वाला तो होगा ही नहीं, तो बचा कौन सा ऑप्शन 6 3 वाला, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 3 विदाउट एनी फॉर्मूला यूजिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 63 स्क्वायर सेंटीमीटर, इफ बेस ऑफ ट्राइंगल एक्सीड दैट ऑफ एल्टीट्यूड बाय 5 सेंटीमीटर, यानी कि बेस जो है वो एल्टीट्यूड से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ओके, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। हमें राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो हम हाइट को क्या ले लेते हैं, हाँ x ले लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने हाइट पहले लिखा है, और बेस है वो एल्टीट्यूड से ज़्यादा है, यानी कि उसे x + 5 ले लेते हैं जो ये यहाँ पे है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x × x + 5 = 60 थ्रू 2 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब इसको भी पोलिनोमियल में आगे सॉल्व मत करो, अब डायरेक्ट ऑप्शन पुट करो, क्योंकि हमें x ही चाहिए ना, फाइंड तो हाइट करने को कहा, हाइट यानी कि एल्टीट्यूड फाइंड करने को कहा है, तो यहीं से पुट करो डायरेक्टली। ये 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12 7 = 84 विच इज़ नॉट इक्वल टू 126, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 और 9 + 5 14, तो 9 × 14 कितना हो जाएगा 126 विच इज़ इक्वल, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आप 11 लेके देख लो, 11 × 16 हो जाएगा जो कि वो नहीं होगा, 10 × 15 150 होगा, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हो इस सारे स्टेप में, इस तरह से ऑप्शन पुट करके, ऑप्शन होते तो हमें आसानी रहती है। क्वेश्चन 7 देखो, ABCD is a trapezium in which AB parallel CD, PQ are the midpoints of AD and BC, find the PQ। अब देखो इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट के साथ जो भी आंसर है उसे याद कर लेना। कभी कभी यहाँ पे AB और CD की वैल्यू दे देते और सिर्फ डायरेक्टली आपको वैल्यू पूछते हैं यहाँ पे कि PQ कैसा होगा, ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो हम प्रूव करने जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर लो। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम देखो ABCD, अब उसमें P और की जो है वो मिड पॉइंट है AD और BC के। अब मैंने इसको प्रूव करने के लिए, ये ऑलरेडी है 9th में प्रूफ, A से लेके E तक ज्वाइन किया, एक्सटेंड किया इसको प्रूव करने के लिए। अब इसे अच्छे से देखो, ये जो दोनों ट्राइंगल है ABQ और QCE को देखो, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, फिर एक यहाँ पे ये पैरेलल है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिसे कहते हैं, सॉरी एक ये और एक ये, क्योंकि AB और CD पैरेलल है, तो और Q जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि कौन सा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है प्रूव हुआ ASA। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, तो इसका मतलब हम CPCT से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं AB = C लिख सकता हूँ, जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है, दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि PQ फाइंड करना है, तो देखो PQ जो है यहाँ मिड पॉइंट में इस तरह से पैरेलल है, ठीक है, DE के साथ,
ओके, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, पैरेलल है तो 1/2 इंटू डी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू डी। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डी जो आया डी सी डी लिख लेता हूँ क्योंकि हमें आंसर में सी डी प्रूव करा, सी डी प्लस सी लिख लेते हैं, ठीक है, पूरे डी के बराबर डी सी प्लस सी। तो 1/2 सी डी तो आ गया। अब ये जो सी है वो हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया कि वो क्या है, ए बी। तो इस तरह से फॉर्मूला प्रूव होता है 1/2 ए बी प्लस सी डी, जिसको डायरेक्टली आप याद रखो, कभी कभी इसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ रेशनल नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इफ द प्राइम फैक्टर इट्स डिनोमिनेटर आर नॉट ऑफ द फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन को, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, 3 जो है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब पहले अच्छे से समझो इस चीज़ को कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो 10th में फर्स्ट चैप्टर में है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। थियोरम 1.7 और 1.6 करके फर्स्ट चैप्टर में है कि कोई भी फॉर्म हो डिनोमिनेटर में, रेशनल नंबर में, p/q फॉर्म में, तो जो भी डिनोमिनेटर 2n 5m के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, तो n और m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं, ठीक है, जो इसके फॉर्म में नहीं होता है, विच इज़ आवर आंसर। यहाँ पे हमें यही पूछा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फैक्टर डेसिमल है इफ प्राइम फैक्टर्स डिनोमिनेटर आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, जबकि 2n एंड 5m के फॉर्म में हो तो उन्हें क्या कहते हैं, टर्मिनेट्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर नीचे 2n इंटू 5m हो तो उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, और अगर ना हो उसके फॉर्म में तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगर ये होता तो टर्मिनेट आंसर आता, अदरवाइज इन सब में नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आता है। टर्मिनेटिंग का मतलब सिंपल इतना होता है, 2.33 हो गया तो बस ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, पर कभी भी 2.333 ये बढ़ता ही जाए ऐसे, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। फर्स्ट चैप्टर में है 10th में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन ए बी सी डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, O is a point on such that OE is equal to 1/3 of AE. If area of BOE is equal to 2 centimeter square, then area of triangular ABC is what? तो देखो इन सबको पहले मैं आपको अच्छे से अलग तरीके से समझाता हूँ, इसको भूल जाओ आप, ठीक है, समझने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ मैं। O मान लो A का मिड पॉइंट होता, क्या होता, मिड पॉइंट होता, जस्ट सपोज ये लाइन ही भूल जाओ, पर मैं O को क्या बोल देता हूँ, ये मिड पॉइंट होता। तो ये क्वेश्चन कैसे होता, अब देखो, अगर O मिड पॉइंट है इसका मतलब ए ई मीडियन है, बी ओ भी मीडियन है, तो मुझे क्या दिया है, बी ओ ई 2 दिया हुआ है। जब भी कोई मीडियन ट्राइंगल को डिवाइड करता है तो 2 इक्वल एरिया के ट्राइंगल जनरेट होते हैं, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो ये जो अगर ए ई है वो भी मीडियन है, तो ये 2 और 2 अगर 4 हुए तो ए ई डी भी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि ए ई मीडियन ए बी डी को पूरा डिवाइड करता है। अब ये टोटल कितना है, 4 2 6 और 2 8 आया, तो ये भी ए डी भी मीडियन है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है, तो ये भी 8 होगा। ऐसे पूरा ट्रायंगल कितना बनेगा, 16 सेंटीमीटर। ये मीडियन वाले पॉइंट से इसलिए समझा रहा हूँ, मिड पॉइंट वाले पॉइंट से, क्योंकि ये जो है इसमें हेल्प करेगा आपको। तो ये मिड पॉइंट के लिए था, अगर मिड पॉइंट होता तो ऐसा होता। अब मैं समझाता हूँ कि आपका एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, उसके लिए मैं अलग ट्रायंगल लेता हूँ कि ओ जो है ऐसा पॉइंट है कि जो ए को थर्ड पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब बीच में यहाँ कोई एक और पॉइंट होगा, पी, सपोज पी होगा, ठीक है। तो अब क्या फ़र्क पड़ता है, देखो फ़र्क ये पड़ता है यहाँ पे कि यहाँ से भी एक ट्रायंगल जनरेट होता, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3, तो जब भी ये थर्ड पार्ट क्रिएट करता है ना, तो ये तीनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल होंगे। मिड पॉइंट में सिर्फ ये और ये होते थे, पर अब यहाँ पे ओ ई जो है वो 1/3 ऑफ ए ई है, ए ई लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो अब देखो क्या फ़र्क पड़ता है कि बी ओ ई है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये वाला ट्रायंगल भी 2 होगा और ये वाला भी 2 होगा। तो इस हिसाब से ये कितना हुआ, हाफ, 6 हुआ। ए ई मीडियन है तो ए डी ई भी 6 ही होगा, तो ये टोटल 6 और 6 ये कितना हुआ, 12। तो ए डी मीडियन ये वाला पूरा ट्रायंगल ए बी डी 12 मिला, तो ए सी डी भी कितना मिलेगा, 12 ही मिलेगा। तो ऐसे मिल के टोटल एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल कितना होगा, 12 और 12 24 होगा, ठीक है। इसलिए मैंने थर्ड पॉइंट जो था, थर्ड पार्ट वाला, वो थोड़ा टफ था, इसलिए मैंने पहले मिड पॉइंट से समझाया। इस तरह से आंसर होगा 24। कोई कैलकुलेशन नहीं है, बेसिक फिगर से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन द गिवन सर्कल फाइंड ए सी ई प्लस ई बी डी प्लस ए एफ डी। ये जो ऐसे एंगल दिए हुए उनका एडिशन पूछा है।
तो देखो ये जो सर्कल चैप्टर है आपके 9th में ही, उसमें जो लाइन सेगमेंट में इक्वल होते हैं, अगर मान लो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, मान लो ये सर्कल है, यहाँ अच्छा ड्रॉ नहीं हो रहा है पर ऐसे ही, तो सेम लाइन सेगमेंट पे ये और ये, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, उसका यूज़ करके पूरा क्वेश्चन होगा। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देखो ए को ज्वाइन कर लेता हूँ, डी को ज्वाइन कर लेता हूँ और ए डी को ज्वाइन कर लेता हूँ। अब यहाँ समझते हैं अच्छे से। और हाँ एक और बात, पहले मैं इन सबको नाम दे देते हैं, इसको मैं एक्स नाम दे देता हूँ, इसको मैं वाई नाम दे देता हूँ और इसको मैं जेड नाम दे देता हूँ। ओके, अब हम ज्वाइन कर लेते हैं। देखो अब डी लाइन सेगमेंट को देखो, तो उसमें ये जो मेरी पॉइंट पेन का पॉइंट जो घूम रहा है डी बी ई और डी ए ई, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सेम साइड सेगमेंट में, तो ये भी क्या होगा, वाई ही होगा। अब उसी तरह से ए ई को देखो, तो ए सी ई और ए डी ई वो भी सेम होंगे, तो ये एक्स है तो ये वाला भी क्या होगा, एक्स होगा। सिमिलर पॉइंट के ए डी को देखो, तो ए एफ डी अगर जेड है तो ए ई डी भी कितना होगा, जेड होगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ ए बी ए डी और ई को देखो, जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था अभी, उसमें ये x आया, ये y आया और ये z आया। ओके, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी का 180 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 180। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स बिटवीन टू ट्रीज 20 मीटर एंड 28 मीटर हाई इज 17 मीटर, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्री। ठीक है, ये पाइथागोरस से होता है। इस तरह से कोई फिगर है जिसमें एक जो ट्री है 20 मीटर का है और दूसरा 28 है, तो ये पूरा 20 है, ये पूरा 28 है, तो डी 8 हो जाएगा। अब उनके टॉप्स का डिस्टेंस यानी ऊपर से ही सिर्फ डिस्टेंस है, वो कितना है, 17 मीटर। तो हमें पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, ए या सी बी लो, दोनों सेम ही बात है, तो ये राइट ट्राइंगल बन जाता है, तो पाइथागोरस। तो 17 का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि डी का स्क्वायर। ओके, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, 289 में 64 जाएंगे तो 225 बचेंगे, विच इज स्क्वायर ऑफ 15। ओके, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, 15 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी वेरिएबल का इक्वेशन हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, उसमें पावर हमेशा होल नंबर में होता है, 0 1 2 एट्सेट्रा। ओके, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो पहला इक्वेशन देखो, इसका तो 1 है पर ये वाले x का ये ऊपर जाएगा तो x रेज टू -1 हो जाएगा, विच इज़ नॉट होल नंबर, कैंसिल। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे x का 1.5 है, विच इज़ रेशनल, ओके, नॉट होल नंबर, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3/2 है तो ये भी कैंसिल, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD A इज इक्वल टू 2x प्लस 4 डिग्री, B इज इक्वल टू y प्लस 3 डिग्री एंड C इज इक्वल टू एंड D इज इक्वल टू दिया हुआ है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि एक सर्कल होता है और अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी चारों जो एंगल होते हैं बाउंड्री के साथ वो टच होते हैं सर्कल में। ठीक है, तो उसमें होता ये है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं ABCD, A में C और B और D, उन दोनों का एडिशन ऑलवेज 180 होता है। ओके, तो यहाँ पे वही यूज़ करके करना है। तो A और C का एडिशन क्या होगा, यहाँ पे 2x प्लस 4 प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 180। 2x प्लस 2y यहाँ पे हम ले लेते हैं और 10 प्लस 4 14 हो जाएगा 180। सब में 2 है तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ईजी रहेगा 90। तो x प्लस वाई हमें मिल जाएगा 83। उसी तरह से हम B और D को ले लेते हैं, y प्लस 3 प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 180। तो 4x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 180 और 4x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 182। अब ये जो इक्वेशन आया सेकंड और ये जो इक्वेशन है हम दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो देखो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 83, दोनों को हम माइनस कर देते हैं तो ये 3x हो जाएगा, y में से y 0, 182 में से 83 जाएंगे तो 99, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 33। तो x की अगर 33 मिली तो y की वैल्यू 33 माइनस कर दो 50 मिल जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश नहीं होता है, एक्चुअली क्वेश्चन तो यहीं से स्टार्ट होता है कि फाइंड द बिगेस्ट एंगल। हम यहाँ पे रखते हैं a के लिए 33 2 ज़ा 66 प्लस 4 70, b जो है y प्लस 3 यानी कि 50 प्लस 3 53, c जो है 2y प्लस 10, तो y हमारे पास कितना है 50
110 110 और डी देखो तो 33 4 जा कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 132 माइनस 5 विच इज़ 127। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ABCD is a regular pentagon. Diagonal AD divides CDE in two parts. What is the ratio of ADE and ADC? तो देखो रेगुलर पेंटागन है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो इसका टोटल एडिशन कितना होता है एंगल का, जितने भी है रेगुलर पेंटागन जो इंटीरियर एंगल है उनके सारे के सारे, उसका एडिशन होता है 540। अब वो आप कैसे याद कर सकते हो, ये क्वाड्रिलेटरल है उसका 360 होगा, ट्राइंगल का 180, दोनों को प्लस कर दो तो 540। अब हर एक एंगल निकाल देते हैं क्योंकि पेंटागन है तो 5 साइड है, डिवाइडेड 5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 108। ओके, तो ये जो हर एक एंगल है वो 108 वाला है, ये भी पूरा 108 है, ये भी 108 है और ये भी 108 है। ओके, अब देखो रेगुलर साइड्स कही है, यानी सिर्फ AED को देखो तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेंगे दो साइड से, तो यहाँ 108 है तो दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, तो मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ, तो 108 है तो बचा कितना, 180 में 108 जाएगा 72, 72 को इक्वल डिवाइड करो, ये 36 और ये भी क्या हो जाएगा 36। ओके, तो ये पूरा 108 था, तो 108 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा, 108 में से 36 निकालो 72। ओके, तो ये 72 मिलेगा। तो हमें पूछा क्या है, ADE जो 36 है और ADC जो 72 है, इसका रेशियो निकालो, 1:36 2 72। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 15 देखो, A² + 10B² + 5C² + 6AB + 2BC - 16C + 16। अब देखो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था 2AB वाला यहाँ पे चेक कर सकते, बन सकता है, 2BC बन सकता है आगे, बट A नहीं है, यानी वो आइडेंटिटी ये वाली जो थी प्लस C के होल स्क्वायर वाली, ये फेल हो जाती है यहाँ पे। तो अब स्क्वायर है तो दूसरी और कौन सी आइडेंटिटी बची, A + B का होल स्क्वायर वाली, तो देखो वो यहाँ पे पॉसिबल है, अगर हम अच्छे से स्प्लिट करें तो पॉसिबल बन जाता है, फिर हम पॉसिबल वैल्यू निकाल सकते हैं इन सब की। तो देखो A² 10B² को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 9B² + B², 5C² को मैं कैसे लिख सकता हूँ C² + 4C² + 6AB + 2BC - 16C + 16 = 0। अब देखो कैसे बनेगी, यहाँ पे हम पहले यहाँ पे ये देख लेते, AB वाले ऑप्शन का एक यहाँ पे, तो देखो इसको मैं 2AB में कन्वर्ट करा जाऊँगा ना तो 2 × 3 × AB होगा, विच मीन्स कि A² प्लस ये किसका फॉर्म हो जाएगा, 9B² को हम कैसे लिख सकते, 3B का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो A² B² हो गया 2AB, यानी कि 2A और B जो है वो 3B है। तो ये 3 स्टेप तो गए यहाँ से, ये तीनों स्टेप गए। अब दूसरे चेक करते हैं, BC वाला है तो B + C का होल स्क्वायर डायरेक्टली रेडी है, B² + 2BC + TC², तो B + C का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी गए। ये इसलिए मैं कट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कितने स्टेप अब बचे। 4C² - 16C + 16, तो 4C² किसका स्क्वायर है, 2C का, और माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस, और 16 किसका है, 4 का। अब चेक कर लो ये सही भी है या नहीं, तो यहाँ पे 2AB होना चाहिए, तो 2 और A यानी कि यहाँ पे 8 और C। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 यहाँ पे होगा, 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, A के बराबर 2C था इसलिए, तो ये क्या हो जाएगा 2C - 4 का होल स्क्वायर। तो सारे स्टेप कवर हो गए। अब यहाँ से अच्छे से देखो, यहीं से समझने वाली बात है, तीनों ही स्टेप जो है वो फुल स्क्वायर में है। ठीक है, सबका स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि ये तो ये 0 कैसे आएगा। ठीक है, तो यानी हो सकता है कि सारे के सारे टर्म कैसे हो 0। तो देखो A के बराबर क्या हो सकता है, अगर मैं 0 लेना ही पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि 0 एडिशन है। A = -3B, B = -C, इन सारे स्टेप के बराबर 0 लिखा, और 2C = 4, तो 2C = 4, तो C की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2। ओके, इसको मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से 0, B + C के बराबर 0, ये स्टेप यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, और 2C - 4 के बराबर 0 ये है। C की वैल्यू 2 आई तो B की वैल्यू मिलेगी -2, B की वैल्यू -2, तो A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी, -3 - 2, तो A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू -2 है, और प्लस C की वैल्यू 2 है, 6 + 2 8, 8 + 2 10। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ओके, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल आर 112 and 22
वेयर बी इज ग्रेटर देन ए। अब देखो ये डिफरेंस के लिए खास देते हैं कि बड़े एंगल में से छोटा एंगल ऑलवेज माइनस करना है। तो b प्लस ए कितना दिया हुआ है एडिशन 112, और b माइनस ए कितना दिया हुआ है डिफरेंस। a माइनस बी क्यों नहीं लिख सकता, बिकॉज b ग्रेटर देन a है 22। अब हम दोनों को एडिशन करेंगे तो b प्लस बी 2b, a में से a जाएगा यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 4 3 134, तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 2 6 12 2 7 b की वैल्यू 67 मिलेगी। तो 112 में से माइनस कर दो, 45। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 45। तो a b और c, b की वैल्यू कितनी मिली 67, इसकी मिली हमें 45। अब c की वैल्यू भी निकाल दो, क्योंकि हमें क्या क्या बिगेस्ट साइड पूछी, तो जो बिगेस्ट एंगल होगा उसके अपोजिट साइड्स बिगेस्ट होगी। तो 67 प्लस 45 की वैल्यू कितनी थी 112, तो 180 में से 112 को माइनस करो 68। ओके, तो हाईएस्ट एंगल कौन सा निकला C, तो अपोजिट साइड जो होगी वो सबसे बिगेस्ट साइड होगी। हमारा आंसर होगा बिगेस्ट साइड इज AB। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फाइंड BAC इन द फॉलोइंग बिलो गिवन फिगर। तो यहाँ पे BDC है, ये 100 दिया हुआ है। ओके, तो ये कितना होगा। तो अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, अगर 100 को छोड़ दो अभी, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो A D और B को दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ जो भी एंगल हो, यहाँ अगर x लूँ तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा x। सिमिलर पैटर्न पे ADC में अगर मैं यहाँ पे y लूँ तो यहाँ क्या मिल जाएगा y। ओके, तो अब ये ट्रायंगल को कुछ इस तरह से देखो, हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे x हो, यहाँ पे x हो, तो अगर ये बाहर वाला एंगल हो वो क्या होता है एडिशन होता है 2x। तो मैं इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे P नाम दे देता हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ इतना, वो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है वो y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y। ओके, तो 2x प्लस 2y के बराबर हमें क्या मिला 100 मिला, 2 कॉमन है बाहर निकाल दो 50 मिल जाएगा। तो वही तो हमें पूछा है BAC कितना होगा, तो x प्लस वाई कितना होगा 50, विच इज़ आवर आंसर। ओके, यहाँ पे मैंने फिगर ली थी पर उसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, the cross section of prism 12 cm long, which is given that its trapezium with measurement shown if the volume of the prism is 33 cm cube। पूरे प्रिज्म का वॉल्यूम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे दो फिगर मिक्स है यहाँ पे, इसलिए अच्छे से समझना इसे। तो वॉल्यूम का बेसिक डेफिनेशन होता है जो बेस का एरिया होता है और इनटू हाइट, वो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ओके, ये ट्रेपेजियम बेस में है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू a प्लस बी। ओके, तो और ये जो हाइट है वो किसकी है, ये पूरे फिगर की है जो ये वाली रही 12। अब देखो 1/2 ट्रेपेजियम में हाइट क्या है h है, इंटू a प्लस बी, यानी जो अपोजिट साइड होते हैं ट्रेपेजियम के 4 + 6 वो 10 हो जाएंगे, और ये किसकी हाइट है, ये पूरे फिगर की जो 12 है यहाँ पे। और टोटल वॉल्यूम जो हमें दिया था पूरे प्रिज्म का वो कितना था 300। अब हम कट करते हैं, 2 5 = 10, अब इसे कट करते हैं 5 6 और 60 हो जाएगा, और ये 12 5 60। तो हमारा आंसर आ गया हाइट इज इक्वल टू 5, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इन द गिवन फिगर PQR इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड QR इज इक्वल टू 5 इन। QR का डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। अब देखो अगेन ये है आइसोसेलस है तो मेजर सेम होगा, आप ऑप्शन ले के डिस्टेंस निकाल सकते हो इसको फॉर्मूले के हिसाब से, पर मैं कहता हूँ इसे अच्छे से देखते हैं। देखो अभी अच्छे से इसको कि Q है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे -2 और यहाँ पे 4 है। अब ऑप्शन को एक एक करके चेक करते हैं। -6 वाला ऑप्शन है वो तो यहीं कहीं होगा, -3 -4 -5, ऑप्शन को ही जाने दो। 4 वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे, Q तो उसके पहले है, तो यह 3 2 1 कुछ हो सकता है, ऑप्शन को कट करो। यहाँ 8 है तो 8 तो यहीं कहीं पड़ा होगा, वो भी कैंसिल है। एक ही बचा जो इन दोनों के बीच में, तो बिना कैलकुलेशन किए हमारा आंसर आ जाएगा 1:4। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखो, आप ऑप्शन से ही आंसर निकाल सकते हो, कोई चॉइस ना बचे तो फिर रेगुलर मेथड करो। क्वेश्चन 20 देखो, इन अ ट्रेपेजियम ABCD वेयर AB पैरेलल CD, PQ आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD, PQ इज इक्वल टू 5 देन AB माइनस CD इज इक्वल टू 1। अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना,
ये थ्योरम वाला क्वेश्चन है एक्चुअली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ए बी माइनस सी डी क्या होगा। देखो इस तरह से कुछ फिगर बनेगी हमारी। पी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, हालांकि लग नहीं रहा है यहाँ बीच में होना चाहिए पर फिगर के हिसाब से यहीं पे रखा है। और क्यू जो है वो मिड पॉइंट है किसका है, बी डी का है। ओके, बी डी का है और ये ए सी का है। और ये जो पी और क्यू जो ज्वाइंट हुए, ठीक है, उसका हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ए बी माइनस सी डी निकालना है। अब ऐसा कभी भी क्वेश्चन है, ये एक्चुअली फॉर्मूला ही है, पी की इज इक्वल टू ए बी माइनस सी डी, ये फॉर्मूला है यहाँ पे, हाफ होता है, ठीक है, यहाँ हाफ होता है बाहर। और अगर यही पी क्यू बाहर होते हैं तो 1/2 ए बी प्लस सी डी हो जाता है, जो आगे आएगा किसी पेपर में तो बताऊंगा मैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला इसे याद रख लो तो इजीली आंसर निकल, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये 5 है और ये 2 होगा, 5 2 10 आंसर है, अगर फॉर्मूला याद है तो। नहीं वरना मैं बताता हूँ क्या आया कैसे ये। देखो, और फिर मैंने ए सी को ज्वाइन कर दिया क्योंकि डायगोनल है, ओके, इसलिए ट्रेपेजियम में। अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो कि इन दोनों ट्राइंगल को देखो, डी पी सी को और ए पी ई को, अगर डी सी और ए बी पैरेलल है, ठीक है, ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होती है, तो ये वर्टिकल अपोजिट हुआ, ओके। फिर ये और ये एंगल इक्वल हुआ और ये साइड पी जो है ऑलरेडी, ठीक है, पी जो है वो ऑलरेडी मिड पॉइंट है, तो ये साइड इक्वल हुई। तो ये कौन सा क्राइटेरिया प्रूव हुआ, ए एस ए हुआ। तो बाय सी पी सी टी के हिसाब से हम क्या बता सकते हैं, ये जो दोनों ही ट्राइंगल, एक ये वाला और ये वाला ट्राइंगल ए से प्रूव हो गया, तो मैं डी पी के बराबर पी लिख सकता हूँ ऊपर, और सिमिलर पैटर्न पे डी पी के बराबर पी हुआ, ठीक है, तो ए ही बचा और सी डी बचा, उसके हिसाब से लिख सकता हूँ बाय सी पी सी टी, ए से प्रूव करके। अब यहाँ प्रूफ पूरा लिखवाना तो नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि ये कैसे है। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी वो भी मैं बताता हूँ, इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब आगे की बात करते हैं कि ट्राइंगल, अब देखो ई डी और बी में देखो, ये जो पी यहाँ भी मिड पॉइंट है, यहाँ भी ये मिड पॉइंट है, तो हमें याद करो अच्छे से कि पी क्यू जो है वो क्या होगा, हाफ ऑफ ई बी होगा मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। आपके 9 चैप्टर में जो क्वाड्रेटल वाले चैप्टर में जो है थ्योरम, उसके हिसाब से मिड पॉइंट का दोबारा यूज़ है, 1/2 ई बी लिख सकते हैं, ये दोनों पैरेलल है, तो पी क्यू के बराबर अगर मिड पॉइंट जॉइंट होते हैं तो मैं हाफ ऑफ ई बी लिख सकता हूँ। तो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई बी को आप कैसे लिख सकते हो, ए बी माइनस ए लिख सकते हो, ओके। तो 1/2 ऑफ ए बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ए बी, ए क्या है हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा हुआ है, सी डी, ओके। तो हमें पूछा था ए बी माइनस सी, तो डायरेक्ट हम यहीं पे आ गए, तो 1/2 यहाँ पे जाएगा, तो पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 2 10 सेंटीमीटर इज द आंसर, ओके। ऐसे फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लो, जितने भी स्टेटमेंट है आपके थ्योरम की बुक में, ओके, डायरेक्ट आंसर आते हैं उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चाइल्ड रीशेप कॉर्न मेकअप क्ले ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, ओके, कौन है और 6 सेंटीमीटर का स्फीयर बना है। अब कभी भी एक शेप है फिगर का, वॉल्यूम है, वो दूसरे शेप में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम सेम ही रहता है, ओके, फिर फिगर चेंज होती है, तो उनका वॉल्यूम ऑलवेज सेम होता है। यहाँ दो फिगर कौन से, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आपको फॉर्मूला आना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ कैपिटल ले रहा हूँ क्योंकि आर आर फिर सेम हो जाएगा, पी पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, यहाँ पे हाइट दी हुई है, उनका रेडियस फाइंड करना है हमें, ओके। यहाँ पे ये दिया हुआ है, सॉरी उसकी रेडियस हमें दी है 6 सेंटीमीटर, 6 × 6 हाइट उसकी 24 है, और यहाँ पे 4 × आर कितना इसका स्फीयर का फाइंड करना है हमें, स्फीयर की रेडियस फाइंड करनी, कोन की तो दी थी। और 4 6 क्या हो जाएगा 4 6 24, तो आर क्यूब है तो इसका क्यूब ही रूट निकालना है, 6 6 6 है, आर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी 216 क्यूब होगा, उसका 6√6 होगा, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन रेक्टेंगल ए बी सी डी पी क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी। तो मैं फिगर बता देता हूँ पहले, ए बी सी और डी, पी जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, क्यू जो है वो सी डी का है, यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम, ओके। ए बी जो है वो 15 है पूरा, और बी सी जो है वो 8 है। अब मिड पॉइंट है यहाँ पे, तो ये 4 4 में डिवाइड होगा क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे, ये भी 4 4 में, ये 7.5 में होगा, ठीक है, 15 15 इज, और ये राइट एंगल होगा। तो हमें पूछा है पी क्यू, तो अगेन हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर,
तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 7.5 यानी 75 का निकालो, 5 का 25 और 7 8 ज़ा 56, तो 56.25 होगा। तो 0.25 वैसा ही रहेगा क्योंकि आगे पॉइंट है नहीं, 6 और 6 12, 5 6 और 7 2.25। तो यहाँ देखो पॉइंट वाले दो ही ऑप्शन है, तो इसका क्या होगा 75 का, ये तो हमने निकाला, ये तो हो नहीं सकता, अभी 5625 होता है, तो ये ऑप्शन सी आंसर होगा। कि ये किसका पी क्यू के बराबर, ए पी क्यू स्क्वायर के बराबर, और इसका एडिशन जो आएगा 72.5 और उसका स्क्वायर रूट 8.5 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। इन अ गिवन फिगर mn इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द पॉइंट अंडर मार्क PQRS विच इज द इमेज ऑफ x अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन mn। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो सीधा देखने से ही हो जाता है कि ये mn से डिवाइड करना है इसे। यहाँ पे डिवाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है यहाँ से ये जो इतना पेपर है और ये जो इतना पेपर है वो दोनों को हमें फोल्ड करना है। तो रिफ्लेक्शन x का कहाँ जाएगा, अगर आप इसे अच्छे से अगर आपको देखना आता है ये तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा, ये r के ऊपर जाएगा। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, सिमेट्री में जो आता है उसके ऊपर से है। आप अगर ऐसा पेपर बनाओगे और इसे यहाँ mn से फोल्ड करोगे तो x जो पॉइंट है वो r के ऊपर जाएगा। आंसर होगा आर सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, जो मैंने यहाँ पे फिगर में बताया हुआ है, एंड मीट्स BD एट O। ओके, यहाँ से यहाँ पे मिलता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABD इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ COD ये हमें फाइंड करने को पूछा है। अब सबसे पहले आपको पता होगा कि कोई भी पैरेललोग्राम होता है उसमें जो डायगोनल होता है दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो ये 36 है तो ये एक 18 होगा और ये भी 18 होगा। सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पे AC जो डायगोनल है जो हमने किया है तो AC भी 18 होगा और ये पूरा ADC वो भी 18 ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। अब CE है वो भी मीडियन है, तो मीडियन भी ट्राइंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो ये पूरा 18 है तो इसका मतलब ये ECA 9 होगा और ये जो EDC है वो भी 9 होगा। देखो 18 और 9 27 और 9 36। ओके, तो 9 9 हो गया। अब हमें पूछा किसका है, सिर्फ COD का पूछा है। तो देखो इस चीज़ को अच्छे, ये पूरा जो है वो 18 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसे अच्छे से देखो कि CE जो है वो मीडियन है, AF है वो भी मीडियन है यहाँ पे क्योंकि मिड पॉइंट पे है। ठीक है, हमने मिड पॉइंट पे लिया है। तो ये जो DF है वो भी क्या होगा, मीडियन होगा। तो पूरे ट्राइंगल में देखो DCA में दो तो मीडियन एक ही जगह पे मिल रहे हैं, तो तीसरा मीडियन भी उसी जगह पे मिल रहा होगा। ठीक है, जिसे हम यहाँ मिड पॉइंट पे जो होता है जो 2:1 में डिवाइड करता है। ओके, तो अगर ये यहाँ पे मैं P नाम दे देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना, AP CE और DF ये मीडियन ही है सारे, तो सारे ट्राइंगल इक्वल हिस्सों में होंगे। तो कहने का मतलब ये पूरा 9 था तो उसके 3 पार्ट निकालो, तो ये 3 3 और 3। सिमिलर पैटर्न पे ये 31 जैसा दिख जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे ये वाला भी 9 था, अभी ये 3 और 3 होगा। ठीक है, तो ये 3 3 3 सारे बन गए। तो देखो अब हमें किसका पूछा था, COD, तो ये 3 और ये 3, तो ये तीनों का दोनों का एडिशन कितना होगा, 3 + 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज आवर आंसर। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगुलर PQR हम यहाँ पे ले लेते हैं, अच्छा सॉरी फिगर है हमारे पास, PQR S lies on QR, PQR is equal to PSQ, then relation between PR and PQ। अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि अगर यहाँ पे PSQ को ऑब्जर्व करो और दूसरा कौन सा है यहाँ पे हमें PQR और PSQ, और ये वाला ऑब्जर्व करो अच्छे से, ये दोनों में को। अब मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ PSQ इज ग्रेटर देन PRQ या PRS को, ये मैं कह सकता क्यों, क्योंकि ये बाहर वाला एंगल है। तो ये इसका और इसका एडिशन हम इस तरह से पढ़ चुके हैं पहले कि x और y हो तो ये वाला एंगल ऑलवेज x + y होता है, विच मीन्स ये बाहर वाला एंगल इन दोनों इंडिविजुअल से तो बड़ा ही होगा। तो इसके हिसाब से अगर ये x और यहाँ पे y होता तो ये x + y होता। तो PSQ इज ऑलवेज ग्रेटर देन PRQ। ठीक है, इसको क्यों लिखा हम समझते हैं इसको, क्योंकि हमें कंडीशन चेक करनी। तो PSQ के बराबर क्या लिखा है, PQR। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PQR इज ग्रेटर देन PRQ में लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ इक्वल कंडीशन उन्होंने दी है। तो PQR कहाँ पे, वो देखो ये रहा। तो PQR के अपोजिट कौन सी लाइन है,
पी आर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अपोजिट साइड जो होती है वो ग्रेटर देन, और पी आर क्यू के सामने कौन सी है, पी क्यू, विच इज आवर आंसर, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, जो ऑप्शन सी में है। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स करना रह गया, ये हमारा आंसर होगा पी आर ग्रेटर देन पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, विच स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ जजमेंट इंस्टेड ऑफ फैक्ट। ओके, यानी इस चारों ऑप्शन में से हमें जजमेंट ढूंढना है। फैक्ट कौन से, फैक्ट 3 ऑप्शन में है। तो सबसे पहले समझ लो हम फैक्ट किसे कहते हैं। तो फैक्ट हम उसे कहते हैं जो हमने सुना हो, या तो हमने देखा हो, या तो हमने पढ़ा हो, या तो वो ओपन हो डिस्कवरी के लिए या वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए डिस्कवर हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं। और हो सकता है वो फैक्ट ट्रू भी ना हो। ठीक है, वो इस तरह से ये सारी चीज़ें है इसमें। तो ए बी सी है यहाँ पे ऑप्शन, और डी है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, माई प्रेजेंटेशन वॉज एक्सलेंट, आई एम श्योर माई बॉस विल प्रमोट मी नाउ। अब देखो, फैक्ट जो है वो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि मेरे बॉस मुझे प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो वो श्योर ही नहीं है यहाँ पे कि वो ट्रू होगा या सही होगा, कि होगा भी, और ये बस क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छा था तो हो सकता है वो मुझे प्रमोट कर दे। ठीक है, इसलिए ये फैक्ट है। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। सेकंड देखो, माई प्रेजेंटेशन वॉज एक्सेलेंट, द क्लाइंट्स ऑल टोल्ड मी दे लाइक इट। तो फैक्ट किसे हम कहते हैं, कि जो हमने सुना हो या पढ़ा हो या इस तरह से, तो ये क्लाइंट्स ने बताया उन्हें, तो ये भी फैक्ट ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हमें जजमेंट फाइंड करना है, इसलिए मैं क्रॉस करते जा रहा हूँ। ये दोनों ही क्वेश्चन फैक्ट क्या है, ऑप्शन सी देखो, माई प्रेजेंटेशन वॉज एक्सेलेंट, इट वॉन एन अवार्ड फ्रॉम मैनेजमेंट। तो उनको अवार्ड मिला है या नहीं, वो आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कर सकते हो, वो क्या होता है, फैक्ट होता है। तो ये भी कैंसर, डिस्कवरी या वेरीफाई कर सकते हो। अब ऑप्शन डी बचा, जो अकेला ही बचा है, तो वही हमारा आंसर होगा। माई प्रेजेंटेशन वॉज एक्सेलेंट, इट वॉज साइटेड एज सच ऑन माई पी इवैल्यूएशन। तो मैं जजमेंट की भी डेफिनेशन बता देता हूँ यहाँ पे, कि जजमेंट्स विच आर ओपिनियंस दैट इम्प्लाई अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ पर्सन्स, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन एंड अकरेंस इन द पास्ट, द प्रेजेंट और द फ्यूचर। तीनों चीज़ों पे यहाँ पे ये अप्लाई होता है। जजमेंट्स आर पर्सनल ओपिनियन होते हैं। तो यहाँ पे तीनों जो ABC है वो फैक्ट्स है, ऑप्शन डी आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 57, ब्लूबेरीज कोस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। तो मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ इसको, और स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा है प्राइस उसकी। ब्लूबेरी कोस्ट लेस देन द रास्पबेरीज, तो मैं उसको आर ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से ग्रेटर देन लेस देन का मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आर ट्रू, ये दोनों अगर ट्रू है, ये दोनों, देन द थर्ड स्टेटमेंट इज ओके। जो थर्ड स्टेटमेंट है कि रास्पबेरी जो कोस्ट है वो स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी से दोनों से ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये 5 है तो ये 6 है जस्ट सपोज, और ये 8 है, तो इन दोनों से ही ज़्यादा ही है। ठीक है, टुगेदर नहीं कहा है कि 6 और 5 11 करके ये होगा, ऐसा नहीं। इन दोनों से तो प्राइस 8 ज़्यादा ही है, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द ऑप्शन कंप्लीट वर्ड। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि यहाँ पे कंप्लीट वर्ड कौन सा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे दिख जाए अच्छे से, तो ये यही है, एग्रीमेंट वाला यही है। देखो यहाँ पे तो एक ही ई है, स्पेलिंग ही ढूंढना है बेसिकली हमें। ठीक है, NT यहाँ पे होना चाहिए, TN दिया हुआ इसलिए कैंसिल, और ये यहाँ पे भी नहीं है। सिंपल देखने वाला क्वेश्चन है ये। 59 देखो, देयर इज अ फ्लाइट ऑफ 6 स्टेप इन अ स्टेयरकेस, कार्तिक कैन टेक 1 or 2 स्टेप each टाइम व्हेन ही क्लाइंब द स्टेयरकेस, इन हाउ मेनी वेज कैन ही कंप्लीट द क्लाइंब। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे समझना तो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, मैं कुछ फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता चले। 1 2 3 4 5 और 6 का है इसलिए 6। अब देखो इसको समझना है इसे अच्छे से। मैं यहाँ पे पहले 3-4 फिगर और बना लेता हूँ ताकि मैं समझा सकूँ इसे। ओके, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी, ठीक है, एक और ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4 भी चलेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि क्या कहा है कि यहाँ से फर्स्ट स्टेप से शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जाने के लिए तो एक ही रास्ता बचा है हमारे पास कि भाई एक ही है और चढ़ जाओ वहाँ पे।
2 तक जाने के लिए आप पहले 1 पे चढ़ो और फिर 2 पे चढ़ो, वो एक रास्ता हो सकता है, ठीक है। और दूसरा कि आप डायरेक्टली सीधा 2 पे चढ़ जाओ, क्योंकि हमें या तो 1 स्टेप चढ़ना आता है और या तो 2 ज़्यादा, ठीक है। तो ये भी एक रास्ता हो गया। ये पहले 1 स्टेप के लिए, ये जो है वो 2 स्टेप के लिए। अब 3 स्टेप के लिए देखना अच्छे से कैसे, कि पहले 1 फिर 2 और 3 तो ये एक रास्ता हो सकता है। दूसरा ये, ओके सॉरी ये स्टेप्स मिट गए। हाँ, दूसरा ये कर सकते हैं हम, ओके इसे स्टेप ही समझ लेना कि आप पहले 1 पे चढ़े फिर डायरेक्टली 3 पे चले गए, 2 तो हम पढ़ सकते हैं, तो 1 यहाँ पे हुआ। या तो पहले आप 2 पे गए और फिर 1 पे गए, तो ये 3 हो गए, तो ये 3 हो गए, ठीक है। बस इतने ही रास्ते जा सकते हो। अब 4 के लिए अच्छे से समझना कि 4 के लिए आप कैसे कर सकते हो। तो देखो, या तो आप सीधे सीधा एक एक करके चढ़ते जाओ, तो एक तरीका हो गया। दूसरा, या तो आप 1 पे चढ़ो फिर डायरेक्टली 3 पे चले जाओ और फिर चले जाओ, ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा यहाँ पे कि 1 पे जाओ फिर 2 पे जाओ और 2 से डायरेक्टली 4 पे चढ़े जाओ, तो ये तीसरा तरीका हुआ, ठीक है। या तो फिर 2-2 करके चढ़ जाओ 4 पे, तो ये चौथा तरीका हुआ, ठीक है। तो ये 1-1 वाला हो गया, फिर 1-2 1 करके और फिर 2-2 करके हो गया। ये कितने हुए? 4 तरीके हुए यहाँ पे, ओके। तो अब ये कौन सा बचा? एक और बच गया, 1-1 करके आ गया, फिर एक डायरेक्टली 3 पे चले गए, ओके। हाँ, एक और तरीका बचा है कि 1 से 2 पे जाओ फिर 1-1 करके 4 पे जाओ, ये तरीका बाकी था। तो ये 5 हो गए, टोटल कितने हो गए? 5 तरीके हो गए, ठीक है। पहले 1-1 करके फिर 3 पे जाके, फिर यहाँ से 1 से 2 फिर वापस वहाँ जाके, फिर 1 से 2 और 2 से डायरेक्ट कूद गए, फिर 1 से 2 गए और 1-1 कर गए, ऐसे 5 तरीके हो गए। तो ये 4 तक जाने के लिए इतने तरीके। तो सीक्वेंस देखो, 1 तक जाने के लिए 1, 2 तक जाने के लिए 2 रास्ते, 3 तक जाने के लिए 3, 4 तक जाने के लिए 5, और इस तरह से सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। हम तो 4 तक ही पहुंचे, हमें कितने हैं यहाँ पे? 6 स्टेप है। तो इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करो, इसे कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है कि 2 नंबर का एडिशन तीसरा नंबर होता है। 1 और 2 3 आ गया, फिर 2 और 3 क्या आ जाएगा? 5। वैसे ही 3 और 5 नेक्स्ट स्टेप कितना आएगा? 8। यानी जो 5 वाला स्टेप है वो 8 तरीकों से चढ़ा जाएगा। और वैसे ही 6 स्टेप वाला जो स्टेप होगा आगे, सॉरी ये जो 6 स्टेप वाला आगे जो स्टेप होगा वो 8 और 5 13 तरीकों से चढ़ा जाएगा, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस किसे कहते हैं? आपके सिलेबस में नहीं है, आई नो, ये सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ऐसा है, इसे अच्छे से देखना। इसको ऐसे ही सीक्वेंस में लिखा जाता है कि 2 नंबर होते हैं, उसका एडिशन तीसरा आता है। बोले 3 + 5 8, 5 + 8 13, 13 + 8 21 नेक्स्ट होगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद हो तभी ये क्वेश्चन आपको, अदरवाइज तो आपको गिनना पड़ेगा बहुत सारे तरीकों से। जो मैंने ये गिना है आपको, ये 4 स्टेप के लिए गिना है, वैसे ही आपको 5 और 6 के लिए गिनना पड़ेगा, विच इज़ टेकिंग लॉट मोर टाइम, ओके। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 13 यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 60। हियर आर सम वर्ड ट्रांसलेट इन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका मतलब फैन बेल्ट होता है। फिर यहाँ पे कुछ दिया है, इसका मतलब सीलिंग फैन होता है। अब देखो दोनों में वर्ड कॉमन फैन है, तो पहले इसका मतलब निकाल दो। GORBL यानी फैन का मतलब क्या आया? GORBL। तो इसका मतलब फ्लर का मतलब क्या होगा? बेल्ट होगा। फ्लर का मतलब होगा बेल्ट, सॉरी। और यहाँ फैन का मतलब GORBL तो गया, तो सीलिंग का मतलब होगा PIXN। अब उसी तरह से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं क्या दिया हुआ है, टाइल रूट है पर कुछ भी नहीं है। अब देखो आगे देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है? टाइल रूट है, ठीक है। तो विच वर्ड कुड मीन सीलिंग टाइल? सीलिंग का मतलब हमें पता है क्या है? PIXN। तो सबसे पहले यही ऑप्शन ढूंढो, PIXN का है, यही है, यही आंसर होगा, ठीक है। टाइल का है पर इसमें से हमें कुछ भी नहीं पूछा था कि इसमें से कौन सा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सीलिंग का मतलब PIXN, रीजनिंग का था, ठीक है। तो ये टोटल 60 क्वेश्चन थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा सेकंड पेपर के ऊपर। टोटल है मेरे पास 9 है, तो 9 वीडियोज़ आएंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए